सबसे पहले बात कर लेते हैं कल जो मसूरी में देखने को मिला। पहाड़ों की रानी मसूरी में कल झमाझम बारिश हुई है, जिसके बाद केम्प्टी फॉल में अचानक ही पानी का बहाव बहुत तेज हो गया। केम्प्टी फॉल के झरने ने एकाएक रौद्र रूप धारण कर लिया। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बारिश के बाद झरने से पानी के साथ साथ भारी मात्रा में मलबा गिरने लगा और पानी के साथ मलबा लोगों की दुकान में भी घुस गया। दुकान में रखा सारा सामान खराब हो गया। वहीं झरने का रौद्र रूप देख सैलानी भी सहम गए। केम्प्टी फॉल के आसपास पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दिया। ये केम्प्टी फॉल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आमतौर पर इस झरने के आसपास बड़ी संख्या में सैलानी मौजूद होते हैं, यहाँ आते हैं, फोटो सेशन करवाते हैं, एक अलग अनुभूति लेकर जाते हैं। लेकिन भारी बारिश के बाद कल की ये तस्वीर, जहां पर पानी के साथ साथ मलबा भी केम्प्टी फॉल से गिरता हुआ दिख रहा है। मलबे की वजह से आसपास की दुकानों को भी नुकसान हुआ है और इस रौद्र रूप को देखकर जो सैलानी वहां पहुंचे थे वो भी सहम गए, स्थानीय लोग भी सहम गए। पहाड़ों पर कई इलाके में बारिश हो रही है, कई जगहों पर बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है और मलबा आना एक बड़ी चिंता की बात है झरने में इस तरह से। और ये स्थानीय दुकानदार जो काफी परेशान दिखे कल। पूरा मलबा चलता है भाई, उधर से इधर बरखा को पानी चिंता ऊपर ठीक है मलबा लेके सबके राजधानी देहरादून की सौंग नदी में अचानक बारिश के बाद जलस्तर बढ़ गया। बताया जा रहा है कि कुछ लोग वीकेंड पर घूमने आए थे। अचानक जलस्तर बढ़ने से अफरा तफरी मच गई लोगों में। फिलहाल मौके पर एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौजूद है। बताया जा रहा है कि जिस तरह से पहाड़ों में बारिश हुई है उस वजह से जलस्तर बढ़ गया। स्टीमर लिया था चारधाम यात्रा की पूरी तरह से शुरुआत हो चुकी है। चारों धाम के कपाट खुल गए हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री धाम में 5 दिन में 79,933 श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री में 31,739 श्रद्धालु पहुंचे, जबकि यमुनोत्री धाम में 48,194 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं। चारधाम यात्रा के सुगम और सुरक्षित संचालन के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन ने गंगोत्री यमुनोत्री धाम में टोकन सिस्टम लागू किया है। और अगली खबर उत्तरकाशी से, जहां आज धराली में कल्प केदार मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। सुबह 10:30 पर सभी श्रद्धालुओं के लिए कल्प केदार के कपाट विधि विधान के साथ खोले जाएंगे। मान्यता है कि पांडवों ने हिमालय की ओर जाते समय शिव की पूजा से पहले इस मंदिर में की थी और हिमालय पर पांडवों ने पहला शिव मंदिर बनाया था। यहाँ पर कल्प केदार के आज दर्शन होंगे और ये केदारनाथ की तरह यहाँ पर भी जो है पट का खुलने का नियम है। और आज आप सभी भक्तों से निवेदन कि बढ़ चढ़ करके आप आएं और भगवान के दर्शन करें। यहाँ जलहरी के दर्शन करके ही आपको पुण्य प्राप्त होगा। बलबीर परमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे रुक कर लेते हैं बलबीर का। बलबीर, आज जैसे चार धाम की यात्रा शुरू हुई है, रौनक बढ़ गई है पूरे उत्तरकाशी में ही, और आज कल्प केदार का गेट भी खुलने वाला है। इसकी अपनी अलग मान्यता है। यहाँ के बारे में बताएं, कितने श्रद्धालु आते हैं और अब जब इस तरह से उत्तराखंड में जो धार्मिक यात्राएं हैं उसको जिस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या यहाँ भी लोगों की आमद ज्यादा हो गई है? बिल्कुल, जो कल्प केदार मंदिर है गंगोत्री धाम से 28 किलोमीटर पहले पड़ता है धराली में, और आज विधि विधान के साथ जो कल्प केदार है के जो कपाट है खोल दिए जाएंगे। सुबह से ही जो श्रद्धालु है यहाँ पे पहुंचना शुरू हो गए हैं और जो यहाँ के ग्रामीण है, 8 गांव के ग्रामीणों की पूरी आस्था कल्प केदार मंदिर पे है। और यह मंदिर
आधा धरती के अंदर है और आधा ऊपर है, क्योंकि एक आपदा जब आई थी तो ये पूरा मंदिर समा गया था। उसके बाद जो पुरातत्व विभाग था उसने इस मंदिर की खोज की और इसका अपना पौराणिक इतिहास है। इस मंदिर का इतिहास ये है कि जब पांडव यहाँ पे आए थे तो शिव का पहला मंदिर यहाँ पे बनाया गया था और ये जो मंदिर है केदारनाथ शैली की तरह बना हुआ मंदिर है और इसका पौराणिक पूरी तरह से इतिहास है और एक मान्यता इसकी है। जो महत्व भी इस मंदिर का है। और आज 10:30 बजे ठीक जो कल्प केदार मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे, उसके बाद जो श्रद्धालु है यहाँ पे दर्शन कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तरकाशी हो, चमोली हो, रुद्रप्रयाग हो, सभी जनपद में पहुंच रहे हैं। और उत्तरकाशी की हम बात करें तो 80,000 के लगभग पिछले 5 दिन में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। इसी तरह से केदारनाथ में भी हमने देखा कि पहले दिन 30,000 से ज्यादा यात्री पहुंचे, बद्रीनाथ में भी 23,000 से ज्यादा यात्री पहुंचे। तो यात्रियों की अपनी श्रद्धा है और जिस तरह से ये इन धार्मिक महत्व के जो मंदिर यात्रा पड़ाव में पड़ते हैं, वहां भी जो यात्री जब पहुंचते हैं तो दर्शन करते हैं। और कल्प केदार अपने आप में ही एक महत्वपूर्ण मंदिर है और एक इतिहास इससे जुड़ा हुआ है। जब पांडव यात्रा में आए थे तो शिव की जब खोज वो कर रहे थे, शिव की पूजा अर्चना कर रहे थे, तो पहला मंदिर यहाँ पे बनाया गया था। पूजा अर्चना यहाँ पे पांडवों ने की थी। तो अपना महत्व है। और आज कल्प केदार के कपाट खुलने के साथ ही जो श्रद्धालु है वो यहाँ पे आएंगे और कल्प केदार मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। जी धन्यवाद बलबीर इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो कल्प केदार के कपाट भी खुल जाएंगे और आज से यहाँ भी दर्शन पूजन शुरू हो जाएगा। चमोली बद्रीनाथ धाम में सत्यापन जारी है। बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों के सत्यापन बद्रीनाथ धाम में किए जा रहे हैं और थाने में किए जा रहे हैं। 500 से ज्यादा लोगों का सत्यापन चमोली पुलिस के द्वारा किया जा चुका है। 400 से ज्यादा नेपाली मूल के निवासियों का अभी तक सत्यापन हुआ है, जबकि 74 से ज्यादा अन्य राज्यों से आने वाले लोगों का सत्यापन हुआ है। जैसा आप बता रहे हैं, सिर्फ बद्रीनाथ धाम में नहीं पूरे जनपद में ही लगातार हमारा सत्यापन अभियान जो है वो जारी है और इसे हम लोग पूरी यात्रा के दौरान भी करते रहेंगे। जितने बाहरी व्यक्ति हैं हम चिन्हित कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पे जो रेडी और उस तरीके का भी कारोबार कर रहे हैं उनका भी लगातार सत्यापन कर रहे हैं। और जैसे आपको पता ही है कुछ कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं, उनमें जितने लेबर्स हैं बाहर के उनका भी लगातार हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में भी सत्यापन चल रहा है। कई बड़े खुलासे सामने आए हैं। यहां चेकिंग के दौरान पुलिस को 2 अजीब बातें पकड़ में आई। पुलिस को सूचना मिली कि एक दुकान के भीतर बहुत सारे सिलेंडर रखे हुए हैं। ये दुकान वैसे तो डिस्पोजेबल आइटम्स बेचने की थी, लेकिन अंदर चेकिंग के दौरान पुलिस को 15 से ज्यादा घरेलू इस्तेमाल के सिलेंडर बरामद हुए। और इसी चेकिंग के दौरान पुलिस एक दूसरे घर में भी दाखिल हुई। इस घर में बाहर ताला लगा था, जबकि अंदर लोग रह रहे थे। पुलिस को जब शक हुआ, दरवाजा खटखटाया तो भीतर से 2 लोग निकलकर बाहर आए। इन लोगों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि आखिर बाहर से ताला लगाकर वो अंदर क्यों थे। इस दौरान पुलिस को शक हुआ तो पूरे घर की तलाशी ली गई। दोनों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने अपनी जमीन के सर्वे शुरू कर दिए हैं। देहरादून में पुलिस घर घर जाकर वक्फ की जमीन पर रह रहे लोगों का वेरिफिकेशन कर रही है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर भले ही मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हो, लेकिन उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने देहरादून पुलिस को वक्फ की संपत्ति के सर्वे शुरू करने को लेकर लेटर भेजा है। दरअसल उत्तराखंड वक्फ बोर्ड को लगता है कि ज्यादातर जगहों पर वक्फ की जमीन पर किराएदार बैठे हैं, जो कि बाहरी राज्यों से आकर उत्तराखंड में रहने लगे हैं, इसलिए इनका सर्वे जरूरी है। पुलिस ने सर्वे को लेकर काम भी शुरू कर दिया है। देखिए, इसमें चूंकि इस तरह के हमारे पास अभी डेटाबेस नहीं है कि वो किराए की संपत्ति है कि खुद की स्वामित्व है। बेसिकली अभी हमने व्यक्ति विशेष लोग जो रह रहे हैं यहाँ से बाहर से आकर उनका सत्यापन किया, और अगर ये हमें कोई डेटा उपलब्ध कराते हैं तो डेफिनेटली ये कानून के आधार पर हम उसको एक बार और सत्यापित कर लेंगे। वहीं वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुखर होने वाले समाज सेवी मानते हैं कि न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि देश भर में वक्फ की जमीनों पर रसूखदारों ने कब्जा कर रखा है। ऐसे में जरूरी है कि इन जमीनों को देखा जाए कि आखिर यहाँ रह कौन रहा है। जबकि बीजेपी भी मानती है कि सर्वे जरूरी है। कई लोग ऐसे हैं जो वक्फ की जमीनों का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं।
बिल्कुल बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है, इसीलिए मैंने कहा ट्रांसपेरेंसी, ऑडिट एंड आंसरेबिलिटी, ये तीनों चीजें हैं जो की है। ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है, ऑडिट होना बहुत जरूरी है और आंसरेबिलिटी होना जरूरी है कि चेक तो करें कि उस जमीन पे क्या ये हकीकत है कि डीड में लिखा हुआ है कि यहाँ मदरसा होना चाहिए था और वहाँ दुकानें खड़ी हुई हैं। उन दुकानों का पैसा किसके पास जा रहा है, वो पैसा कौन खा रहा है, उस पैसे से क्या काम होना चाहिए। तो ये चेक एंड बैलेंस का टाइम आ गया है कि हमें ये सारी चीजें सख्ती से देखनी चाहिए। उत्तराखंड में भी सैकड़ों शिकायतें आई है और बड़ी बात इसमें यह है कि जो लाखों करोड़ों की संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है उसका उपयोग मुस्लिम समाज के व्यापक हित में नहीं आ रहा। मुस्लिम जो नेता थे, प्रभावशाली नेता, कांग्रेस के जो बड़े प्रभावशाली नेता हैं, वे लोग जो है उस संपत्ति का, उस जमीन का उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। उत्तराखंड में बाहरी राज्यों से आकर रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ने की बात समय समय पर उठती है, लेकिन इस सर्वे से ये तो साफ हो जाएगा कि आखिर इसमें सच्चाई कितनी है। देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे, जहां देहरादून में आयोजित कृषि एवं ग्रामीण विकास विभाग की केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में हिस्सा लेंगे और केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा करेंगे। बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद होंगे। 12 बजे सीएम आवास पर यह बैठक होनी है। साल 2023 में ज्योतिर्मठ में आई आपदा से वहां का लगभग 20% हिस्सा प्रभावित हुआ। बड़े पैमाने पर दरारें आई थी। केंद्र सरकार की ओर से जोशीमठ के लिए 1700 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। ये धनराशि यहां सीवरेज, पुनर्निर्माण और जलभराव की समस्या को रोकने में खर्च की जाएगी। सीएम धामी ने आपदा के बाद हर संभव मदद के लिए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि फरवरी माह 2023 में आपदा के कारण से कई सारे हमारे ज्योतिर्मठ के क्षेत्र में अनेक स्थानों पर लगभग 20% स्थान ज्योतिर्मठ का आपदा की चपेट में आ गया था, भू धसाव हुआ था, दरारें आई थी। उसके लिए भारत सरकार की बहुत सारी एजेंसियां और राज्य सरकार की एजेंसियां, आपदा न्यूनीकरण, एनडीएमए, अनेक एजेंसियों ने काम किया। वाडिया इंस्टीट्यूट, रुड़की, आईआईटी, और उन्होंने एक सर्वे करने के बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी कि नवनिर्माण, पुनर्निर्माण किया जाना है। उसके आधार पर हमने भारत सरकार से निवेदन किया था, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, कि हमको जो है यहाँ पर आपदा के मद में धनराशि दी जाए और 1700 करोड़ रुपए की धनराशि यहाँ पर स्वीकृत हुई है। और उस राशि से यहाँ पर सीवरेज का काम होगा, सुरक्षा के काम होंगे, नवनिर्माण, पुनर्निर्माण के काम होंगे, सुरक्षात्मक जो जल भराव के कारण से या जल के प्रलय के कारण से जो चीजें वहाँ पर आती हैं, जल के तेज वेग को रोकने के लिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर अनंत अंबानी रविवार को धार्मिक यात्रा पर हरिद्वार पहुंचे। पत्नी राधिका मर्चेंट के साथ हरिद्वार पहुंचकर अनंत अंबानी ने गंगा पूजन किया। श्री गंगा सभा के तीर्थ पुरोहितों ने अनंत अंबानी और पत्नी राधिका का विधि विधान से गंगा पूजन करवाया, दुग्धाभिषेक करवाया और इसके बाद अनंत अंबानी का गंगा सभा के ऑफिस में स्वागत किया गया। गंगा सभा की विजिटर बुक में अनंत अंबानी ने लिखा कि हर की पैड़ी पर गंगा पूजन कर उन्हें सुखद अनुभूति हुई है। गंगा सभा के पदाधिकारियों का कहना है कि अनंत अंबानी बड़े उद्योगपति ही नहीं बल्कि सनातन धर्म के ध्वजवाहक भी हैं। वे अक्सर धार्मिक गतिविधियों में शामिल होते हैं और आज हरिद्वार में हर की पैड़ी के ब्रह्म कुंड पर उन्होंने गंगा पूजन कर देश की खुशहाली की कामना की। आज अनंत देश के प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी जी के सुपुत्र अनंत अंबानी ने आज अपनी पत्नी राधिका के साथ मां गंगा की पूजा अर्चना यहाँ हर की पौड़ी पर की है और मां गंगा से प्रार्थना की है और मां गंगा का आशीर्वाद लिया है। आईसीसी के चेयरमैन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह भी रविवार को हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे परिवार के साथ हर की पैड़ी पर गंगा पूजन किया। शाम की आरती में शामिल हुए। शाह के साथ उनकी मां, पत्नी और बच्चे मौजूद थे। तीर्थ पुरोहितों ने विधि विधान के साथ गंगा पूजन करवाया। गंगा आरती के बाद गंगा सभा के ऑफिस में तीर्थ पुरोहितों ने जय शाह का स्वागत किया।
जयशाह ने हरिद्वार के दौरे के दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे उनकी यात्रा के मद्देनजर। रक्तदान को महादान कहा जाता है और इसलिए स्वास्थ्य विभाग और तमाम सामाजिक संस्थाएं रक्तदान के लिए कई कैंप्स लगाती रहती हैं। लेकिन हरिद्वार में अक्सर होने वाले वीवीआईपी दौरे रक्तदाताओं के हौसलों को डिगा रहे हैं। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट में आपको दिखा रहे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में अक्सर वीवीआईपी दौरे होते रहते हैं। मुख्यमंत्री, राज्यपाल और अन्य वीवीआईपी के दौरों को मिला लें तो महीने भर में 10 वीवीआईपी हरिद्वार पहुंचते हैं। वीवीआईपी दौरों के प्रोटोकॉल के तहत उनके लिए सेम ब्लड ग्रुप 2 यूनिट की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग को करनी होती है, जिसके लिए हर वीवीआईपी दौरों पर ब्लड बैंक से 2 यूनिट ब्लड वीवीआईपी की फ्लीट में रिजर्व रखा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि दौरे कई घंटे चलते हैं और उस दौरान ये ब्लड खराब हो जाता है और उसे नष्ट करना पड़ता है। पिछले 1 साल में लगभग 20 यूनिट ब्लड नष्ट किया जा चुका है। पहले ये व्यवस्था थी कि जब भी वीआईपी हरिद्वार में आते थे तो हमारा एक एलटी जाता था और ब्लड कैरियर साथ में लेके उसमें 2 यूनिट रक्त की जाती थी। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि ज़्यादा टाइम निकल जाता था, ब्लड कोल्ड चेन मेंटेन नहीं की जाती थी, हो नहीं पाती थी, टाइम ज़्यादा हो जाता था, तो उस दौरान जो है वो रक्त जो है ख़राब भी हो जाता था कई बार, तो उसको जो हमें डिस्कार्ड करना पड़ जाता था। ब्लड बैंक की ओर से तमाम ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं। सामाजिक संगठन और कई रक्तदाता भी इन कैंपों में बढ़ चढ़कर ब्लड डोनेट करते हैं, लेकिन वीवीआईपी दौरों के चलते नष्ट होता ब्लड दानदाताओं को व्यथित करता है। तो जो ये यूनिट जाता है, हम और इनसे वो करेंगे कि जो 2 यूनिट ये इकट्ठा करते हैं उसके लिए वो कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि वो वेस्ट ना जाए, जिससे कि रक्तदान करने वालों को महसूस ये ना हो कि हमारा रक्त जो हमने दान किया है वो वेस्ट जाए। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि अब इस व्यवस्था में सुधार किया गया है। अब ब्लड की यूनिट वीवीआईपी दौरों में नहीं भेजी जाती। आकस्मिक स्थिति के लिए पुलिस के 2 जवानों का ब्लड टेस्ट कर उनकी तैनाती की जाती है। लोगों के द्वारा दान किया गया ब्लड जरूरतमंद तक पहुंच सके, इसका ध्यान रखा जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। ऋषिकेश में पाकिस्तान के विरोध में हिंदूवादी संगठनों ने एक अलग ही तरीका अपनाया है। सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाले नेशनल हाईवे पर सड़क पर पाकिस्तान के झंडे चिपकाए, जो गाड़ियों और लोगों के पैरों के नीचे कुचले जा रहे हैं। विरोध का ये तरीका लोगों को काफी पसंद आ रहा है। हालांकि पुलिस इस पर चुप्पी साधे हुए है। आखिर ये किसने चिपकाए हैं पोस्टर्स, क्यों चिपकाए हैं, पुलिस के पास कोई जवाब नहीं। हिमालयी राज्यों में जैव विविधता के क्षेत्र में हुई रिसर्च को अब एक प्लेटफॉर्म पर लगाया जाएगा, जिससे हिमालयी राज्यों की जैव विविधता की सही जानकारी मिल सकेगी। साथ ही सरकारों को पॉलिसी बनाने में भी मदद मिलेगी। हिमालयन बायोडायवर्सिटी डेटाबेस प्रोजेक्ट के तहत अब वो होने जा रहा है जो अब तक नहीं हुआ है। बीते दशकों में हिमालयी राज्यों में जैव विविधता पर कई शोध हुए हैं, लेकिन ये शोध अभी तक बिखरे पड़े हैं। बिखरी रिसर्च के चलते हिमालय की जैव विविधता की असल तस्वीर भी सामने नहीं आ पाई है। नतीजा ये है कि हिमालयी जैव विविधता पर भले ही 40,000 से अधिक रिसर्च हुई हो, लेकिन इसका खास फायदा नहीं मिल पाया है। ऐसे में अब जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान 40,000 से अधिक रिसर्च को एक प्लेटफॉर्म मिला रहा है। उस पे आज तक जितने भी शोध कार्य हुए हैं, तो हम लोगों ने एक अध्ययन किया था कि करीब 40,000 जो है शोध पत्र उसमें प्रकाशित हो चुके हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उन 40,000 शोध पत्र के अंदर जो सूचना है उसको एक जगह पे एकत्रित करके एक इंटीग्रेटेड डेटाबेस हम लोग बनाएं। इस प्रोजेक्ट के तहत आजाद भारत के साथ ही ब्रिटिश कालीन रिसर्च को कंपाइल किया जाना है। बायोडायवर्सिटी डेटाबेस तैयार करने में ग्राम पंचायत से लेकर बड़े शोध संस्थान की मदद भी ली जानी है। ग्रामीण आधार पर डेटा जुटाकर संसाधनों की जमीनी हकीकत भी सामने आ सकेगी। यही नहीं, इसकी मदद से ग्रामीण आजीविका को भी आगे बढ़ाने का प्लान तैयार किया जा रहा है। हिमालयन बायोडायवर्सिटी डेटाबेस प्रोजेक्ट
अपने आप में एक विशिष्ट प्रोजेक्ट है। बेसिकली इस प्रोजेक्ट में हम पूरे डेटा को कंपाइल्ड कर सकते हैं, कर रहे हैं अभी। और ख़ासकर हिमालय में जो रिसर्च हुई पिछले कई सालों में, मुझे तो ये कहना चाहिए कि पिछले 100 सालों से भी अधिक समय में जो रिसर्च हुई है, वो पूरा इन्फॉर्मेशन हमारे वैज्ञानिक एकत्रित कर रहे हैं। बीते दशकों में हिमालयी राज्यों का पर्यावरण खासा प्रभावित हुआ है। ऐसे में इसकी सबसे अधिक कीमत जैव विविधता को चुकानी पड़ी है। यही नहीं, बदले मौसम चक्र ने भी जैव विविधता के संकट को बढ़ाया है। ऐसे में ये प्रोजेक्ट हिमालयी राज्यों के लिए कई मायनों में कारगर साबित हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। हरिद्वार में हर की पैड़ी के पास उस वक्त अजीबोगरीब वाकया हो गया जब एक रत्न और शंखों की दुकान में अजगर जा घुसा। अजगर सीधा सुभाष घाट की एक दुकान के काउंटर पर रखे शंखों के बीच जाकर बैठ गया। अजगर के बाहर से दुकान में जाने और काउंटर में घुसने का दुकानदार को पता नहीं चला। हालांकि जैसे ही दुकान में एक ग्राहक पहुंचे, दुकानदार उन्हें सामान दिखा रहा था, तभी उसकी नजर अजगर पर पड़ी। आनन फानन में इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई। सूचना मिलने पर पहुंची वन विभाग की टीम ने 6 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू किया और उसे जंगल में छोड़ा। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के हरिद्वार रोड पर स्थित एक जानवरों के अस्पताल में उपचार के दौरान एक कुत्ते की मौत हो गई थी। वहीं कुत्ते के से मालिकों ने अस्पताल प्रबंधन के साथ जमकर मारपीट की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है गुस्साए लोग डॉक्टर के साथ मारपीट कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अब दोनों पक्षों में समझौता हो चुका है, लेकिन मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देवर संग भाभी फरार और सास को हुआ दामाद से प्यार जैसी घटनाओं के बीच अब एक और हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। एक अधेड़ उम्र की महिला को प्यार हो गया और प्रेमी संग फरार हो गई। अब बच्चे अपनी मां की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। उत्तराखंड के विकासनगर में एक अनोखे प्यार की घटना सामने आई है। यहाँ 50 साल से ऊपर की महिला को फेरी लगाने वाले एक मुस्लिम शख्स से प्यार हो गया और उसके संग फरार हो गई। प्रेमी मुंतजिर सहारनपुर का रहने वाला है और हरबर्टपुर में फेरी लगाने का काम करता है। आरोपी प्रेमी का पहले से ही महिला के घर आना जाना था। इसी बीच दोनों में प्यार हो गया। वहीं महिला अपने साथ साथ ज्वेलरी और कैश भी लेकर फरार हुई है। वहीं बच्चे अब अपनी मां की तलाश में दर दर भटक रहे हैं और अपनी मां को वापस लाने के लिए पुलिस से भी गुहार लगा चुके हैं। 15 अप्रैल से फरार है। फिर हम सब तो काम पे थे, तब हमने घर आके देखा तो मम्मी नहीं थी। फिर उसे मुंतजिर को फोन किया। फिर जब उसने मुंतजिर को फोन किया तो उसने बोला कि हाँ सुनीता मेरे साथ है और ये नहीं आएगी अब। ये बोला। फिर हम थाने में गए, दीपक भैया है इनके पास आए। फिर भैया ने वहाँ पे वो दिलवाई तहरीर। फिर ना मम्मी से कोई बात नहीं हुई अभी तक। और घर में कुछ कैश रखा हुआ था, 3,49,000 रुपये रखे हुए थे, वो भी ले गए अपने साथ, जो हमने गोल्ड लोन लिया था। वहीं महिला के प्रेमी मुंतजिर का आरोप है कि बच्चों को फोन पर डराता धमकाता भी रहता है। बच्चों को उनकी मां से बात नहीं करने देता और कहता है कि तुम्हारी मां का धर्म परिवर्तन हो गया है, अब वो वापस नहीं जाएगी। उधर पुलिस ने महिला के पति की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत है, जो कि उत्तराखंड धर्म परिवर्तन संबंधी धाराओं में भी पंजीकृत है और ये अभी अभियोग विवेचनाधीन है। महिला भले ही अपनी मर्जी से अपने प्रेमी के साथ गई है, लेकिन उसके बच्चों को भला क्या कसूर है। उन्हें तो अपने पिता के साथ मां की भी जरूरत है। बच्चे मां की याद में तड़प रहे हैं तो पति परेशान है और अब इंतजार है पुलिस के एक्शन का। न्यूज़ 18 के लिए विकासनगर से कुलदीप चौहान की रिपोर्ट। और अब पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं पहाड़ टॉप 10 में। नाबालिग से रेप के बाद अब हिंदुवादी संगठनों ने नैनीताल में बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी कर ली है। बैठक कर आगे की रणनीति तैयार की। उत्तरकाशी में धरासू पुलिस ने स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसका नाम संजय भट्ट है।
बागेश्वर के एक गांव में गुलदार 4 साल के एक बच्चे को उठा ले गया। बच्चे का शव कुछ दूर बरामद किया गया। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर एक शख्स अचानक बेकाबू होकर सड़क से नीचे गिरा, गंभीर रूप से घायल हुआ। उत्तराखंड में बारिश की वजह से आग की घटनाओं से राहत मिली। अभी तक राज्य में 180 बार जंगलों में आग धधकी। उत्तराखंड बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान की पत्नी उषा चौहान का रविवार को गंभीर बीमारी की वजह से निधन हो गया। उत्तरकाशी में बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ। कई क्षेत्र में किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। रुद्रप्रयाग में तेज बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। भारी ओले से हर तरफ बर्फ की चादर नजर आ रही। देहरादून में प्रख्यात कथाकार सुभाष पंत को याद करते हुए स्मृति समारोह और विमर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिवंगत लेफ्टिनेंट कर्नल अवनीश प्रताप सिंह की स्मृति में राजधानी में उनकी पत्नी ने योग सेंटर की शुरुआत की।